नमस्कार दोस्तों, ईरान वार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को बर्खास्त करने की खबर। ऐसे वक्त में जब ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा है, ऐसे वक्त में जब ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान किया है, ऐसे वक्त में जब ट्रंप ने 2-3 सप्ताह तक जंग में टिके रहने का ऐलान किया है, ऐसे वक्त में जब ट्रंप और उनके लाडले डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करके बैक टू स्टोन एज में भेजने का ऐलान किया है, ऐसे वक्त में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा लेकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। खबरें तो यह भी आ रही है कि चीफ ऑफ स्टाफ के साथ साथ 2 और सीनियर मोस्ट आर्मी जनरल्स को भी जबरन रिटायर यानी बर्खास्त किया गया है। ईरान से डील नहीं होने पर उनके पावर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स और डीजल प्लांट्स को तबाह करने के अल्टीमेटम की मियाद भी 3 दिन बाद पूरी हो रही है। उसके पहले ही अगर अमेरिकी सेना के 3 टॉप जनरल्स को हटा दिया गया तो इसका मतलब क्या है? अपनी बौखलाहट, सनक और पागलपन में ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से ईरान में एक पुल को उड़ाकर ट्रंप ने धमाकों पर जश्न मनाया है, उसके बाद ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका ईरान पर कोई विनाशकारी हमले करने वाला है? दुनिया भर में ईरान के पुल पर हमले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपना सीना फुलाकर कुछ बड़ा करने की धमकी दे रहे हैं। तो और क्या बड़ा होने वाला है? कहीं अमेरिकी सेना की लीडरशिप में फेरबदल इसी वजह से तो नहीं की गई है? ईरान वार शुरू होने से पहले भी अमेरिका के नेवी और एयरफोर्स के टॉप ऑफिसर्स की छुट्टी कर दी गई थी और अब जंग के 33 दिन बाद यह खबर आई है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने 2 अप्रैल को जनरल रैंडी जॉर्ज को फोन किया और तुरंत रिटायर होने को कहा। एक आर्मी अफसर ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हेग्सेथ ने जॉर्ज से पद छोड़ने के लिए तो कहा, निर्देश दिया, ऑर्डर दिया, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। जबकि अमेरिकी सेना के सीनियर मोस्ट अफसर जनरल रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 4 साल का था और 2027 में रिटायर करने वाले थे। जनरल रैंडी जॉर्ज ईरान और अफगानिस्तान वार में अमेरिकी सेना का नेतृत्व कर चुके हैं। अमेरिकी सेना के हिसाब से देखें तो बेहद डेकोरेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में टॉप में उनका नाम शुमार है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसके अलावा 2 अन्य आर्मी जनरल को भी आर्मी चीफ के साथ ही अचानक हटा दिया गया है। इसमें जनरल डेविड होडने शामिल हैं, जो अक्टूबर में ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के प्रमुख बने थे। मतलब एक अहम पद पर तैनाती के 6 महीने के भीतर जनरल डेविड होडने को हटा दिया गया। मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, जो आर्मी के चीफ ऑफ चैपलिन्स थे, उन्हें भी जबरन रिटायर करा दिया गया। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच में आर्मी चीफ समेत 3 सबसे सीनियर फौजी अधिकारियों का यूं हटाया जाना, उनसे यूं अचानक इस्तीफा लेना कोई मामूली घटना नहीं है। जंग के बीच में अमेरिकी जनरल्स की बर्खास्तगी को पेंटागन प्रमुख और सेना की लीडरशिप के बीच टकराव के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों की बर्खास्तगी या जबरन हटाए जाने के पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है। एक वजह जो अमेरिकी मीडिया में बताई जा रही है वो ये है कि ट्रंप के लाडले वार सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से इन अधिकारियों के अच्छे रिश्ते नहीं थे, या कहें फौजी अधिकारी जिन्हें हटाया गया पीट हेग्सेथ की हां में हां मिलाने वालों में से नहीं थे। फॉक्स न्यूज के मुताबिक आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर ला नेव कार्यवाहक चीफ के रूप में काम करेंगे। वही क्रिस्टोफर ला नेव जो पहले हेग्सेथ के सीनियर मिलिट्री सेक्रेटरी थे और उनका ब्रीफकेस उठाते थे, साये की तरह उनके साथ रहते थे, अब वही क्रिस्टोफर ला नेव उस आर्मी को कमांड करेंगे जिसे हेग्सेथ बिल्कुल अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। ईरान वार के तौर तरीकों के बारे में अपने हिसाब से फैसले लेना चाहते हैं। ट्रंप और हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना के 4 स्टार जनरल को चीफ ऑफ स्टाफ के पद से हटाकर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल को जंग के दौरान सेना की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस खबर के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ईरान वार के दौरान कोई खतरनाक और विनाशकारी कदम उठाना चाहते हैं जिससे उनके आर्मी जनरल सहमत नहीं थे। वरना क्या वजह है कि जिस आर्मी चीफ के आदेश से अमेरिकी सेना की टुकड़ियों की रवानगी वेस्ट एशिया की तरफ हुई है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति के इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए कई बड़े फैसले किए होंगे, जो चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकी राष्ट्रपति को लगातार सेना के ऑपरेशन के बारे में सलाह दे रहा होगा, जो यह बता रहा होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो चीफ ऑफ स्टाफ ट्रंप को बता रहा होगा कि ईरान के खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं, जो चीफ ऑफ स्टाफ वेस्ट एशिया के देशों में तैनात हजारों अमेरिकी फौजियों को लगातार निर्देश दे रहा होगा, जिस चीफ ऑफ स्टाफ की प्लानिंग के बाद तमाम तरह के बेड़े और टुकड़ियां किसी तरह के जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तैयार होती, उसे ऐसे वक्त में हटा दिया गया है जब ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि युद्ध अगले 2-3 सप्ताह और चलेगा और हम ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप के निर्देश पर जिस आर्मी चीफ को जंग का संचालन करना था,
उसे जबरिया रिटायर करने की नौबत क्यों आई? अमेरिकी मीडिया इसे अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ और सेना की सीनियर लीडरशिप के बीच टकराव के तौर पर देख रहा है। जंग के बीच में इस टकराव को लेकर बवाल मच गया है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दर्जनों बार कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ जंग उन्होंने जीत ली है, ईरान की मिलिट्री पावर को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया, जंग के सारे टारगेट हासिल कर लिए, तो फिर अपने आर्मी चीफ को अचानक क्यों हटा दिया? अब सोचिए जरा, कोई तो बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से पीट हेग्सेथ ने यह फैसला लिया होगा और ट्रंप ने उसे अप्रूव किया होगा। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कल क्या कहा था? यही कि ईरान के खिलाफ हम जंग जीत चुके हैं, लेकिन 2-3 सप्ताह भी जंग और चलेगी। अब ट्रंप किस तरह की जंग के रास्ते पर अमेरिका को ले जाना चाहते हैं, यह बड़ा सवाल है। ईरान ने जिस तरह से 33 दिनों तक चली इस जंग में अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिस तरह से वेस्ट एशिया के अमेरिकी ठिकानों को तहस नहस किया है, जिस तरह से अमेरिका के गुरूर और गुमान को अपनी मिसाइलों से रौंद दिया है, उसके बाद ट्रंप की बौखलाहट का अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अमेरिकी जनरलों की बर्खास्तगी को किसी बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप और पीट हेग्सेथ कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने वाले हैं जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जॉर्ज तैयार नहीं थे? कहीं जनरल जॉर्ज ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ तो नहीं थे? या कि ट्रंप इस तरह ईरान को तबाह करने और सरेंडर करवाने के लिए ऑपरेशन करना चाहते थे जिसके लिए जनरल जॉर्ज से उनका कोई मतभेद था? कहीं ऐसा तो नहीं था। ट्रंप ने ईरान को कई बार धमकी दी कि अगर उसने अमेरिका से डील नहीं किया तो ईरान के पावर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स और डीजल प्लांट्स को तबाह कर देंगे। कहीं इसको लेकर मतभेद तो नहीं था। 6 अप्रैल की रात अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो रही है, उससे पहले क्या ट्रंप और हेग्सेथ को ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो उनके यस मैन की तरह वही सब करे जो वो चाहते हैं? नहीं तो क्या वजह है कि सेना के सबसे बड़े जनरल को हटाकर उस शख्स को उनकी जगह बिठाया गया है जो पीट हेग्सेथ के मिलिट्री सेक्रेटरी है, यानी उनके यस मैन। ट्रंप की धमकियों और चेतावनियों को अपने डस्टबिन में डालकर ईरान बार बार कह रहा है कि वो किसी भी सूरत में अमेरिकी शर्तों के सामने नहीं झुकेगा, सरेंडर करके या शर्तें मानकर जंग नहीं खत्म करेगा। उल्टे ईरान लगातार वेस्ट एशिया के अमेरिकी अड्डों से लेकर इजराइल के कई इलाकों में लगातार मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। उधर ईरान के तेवर से बौखलाया अमेरिका और इजराइल ईरान के सिविल और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटा है। आज सुबह ईरान के बेहद अहम पुल को तबाह करने की तस्वीरें आई। करीब 4000 करोड़ की लागत से बना यह पुल ईरान का सबसे लंबा पुल था। यह तेहरान और कराज को जोड़ता था। अमेरिका ने बॉम्बिंग करके इस पुल को उड़ा दिया। ट्रंप ने धमाकों के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल ध्वस्त हो गया है, अब कभी इस्तेमाल नहीं होगा, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। अब समय आ गया है कि ईरान समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ न बचे। ट्रंप ने अपने दूसरे बयान में कहा कि अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे तबाह करना शुरू नहीं किया है। अगला निशाना पुल होंगे, फिर पावर प्लांट्स। नई रिजिम के नेताओं को पता है क्या करना है। यानी ट्रंप अब ऐसे धमकी दे रहे हैं कि जल्दी उनकी शर्तों पर अमेरिका के साथ डील नहीं की तो पुल से लेकर पावर प्लांट तक उड़ा दिए जाएंगे। यही धमकी ट्रंप ने 22 मार्च को पहली बार दी थी। तब 48 घंटे का अल्टीमेटम था, फिर उसे 5 दिन के लिए बढ़ाया गया। ईरान फिर भी नहीं झुका तो ट्रंप ने अपनी तरफ से अल्टीमेटम की मियाद 10 दिन के लिए यानी 6 अप्रैल की रात तक के लिए बढ़ा दी। ईरान अब वहीं खड़ा है और 6 अप्रैल में 3 दिन बाकी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप की पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज और स्टोन एज यानी पाषाण युग के बीच एक बड़ा अंतर है। उस समय मिडिल ईस्ट में तेल या गैस का उत्पादन नहीं होता था। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति और उन्हें सत्ता में लाने वाले अमेरिकी सच में समय को पीछे ले जाना चाहते हैं? इस बीच IRGC ने अपनी मिसाइलों की 91वीं खेप दाग दी है। इजराइल के तेल अवीव से लेकर हाइफा तक को निशाना बनाने का दावा किया गया है। IRGC ने दावा किया है कि इन हमलों की वजह से करीब 50 लाख इजरायली नागरिकों को अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बयान में यह भी दावा किया गया कि यमन से साउथ इजराइल के डिमोना की ओर हमले शुरू किए गए। इजरायली ब्रॉडकास्टर के अनुसार सैकड़ों किलोग्राम वजन के मल्टी वारहेड वाले ईरानी मिसाइलों से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। IRGC के मुताबिक ताजा हमलों से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। कुवैत के अहमद अल जाबेर और अली अल सालेम बेस और सऊदी अरब के अल खर्ज बेस पर सटीक भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। यानी कुल मिलाकर ईरान लगातार आक्रामक ढंग से अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है, वो भी तब जब ट्रंप के मुताबिक ईरान की पूरी मिलिट्री खत्म हो गई है।
मिलिट्री पावर खत्म हो गई, सेना खत्म, नेवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, मिसाइल लॉन्चर खत्म, IRGC के सारे ठिकाने तबाह। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और इस बयान के साथ बार बार कि हम झुकेंगे नहीं। कल एक पोस्ट पर, एक्स पर, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने MB गलीवाफ, उन्होंने लिखा, चूंकि कल ये बात बहुत आ रही थी कि बैक टू द स्टोन एज, पीट हेग्सेथ ने लिखा, ट्रंप ने कहा, तो उन्होंने लिखा, लिसन प्लीज कम फॉर आवर होम, यू मीट द होल फैमिली। सुनो, हमारे घर आओ और पूरे परिवार से मिलो। और उसमें जो उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जुमा अगर बताऊं, कि सुनो, जब मैं 18 साल का था मैंने बंदूक उठाई और सीधे लड़ाई में कूद पड़ा, अपने प्यारे अटूट ईरान की ज़मीन की हिफाजत के लिए, जो मेरा एकमात्र घर है। मेरा भाई हसन भी उसी लड़ाई में सब कुछ दांव लगा कर गया, जो आज तक वापस नहीं आया। आज भी दिल करता है एक बार उसे गले लगा लूं, ऐसा दर्द कभी खत्म नहीं होता। वो अकेला नहीं था, मैंने ऐसे कई साथियों को खोया जो खून से भाई नहीं थे लेकिन परिवार जैसे थे, जो शेरों की तरह लड़े और हमेशा के लिए मेरा हिस्सा बन गए। ये जो गलीवाफ साहब हैं, ये पहले IRGC के ये भी कमांडर रहे, अभी स्पीकर हैं। और जब बहुत सारी लीडरशिप तबाह हो गई, मारी गई, बड़े नेता मारे गए, तो हाल के दिनों में इनके बहुत बयान आ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, हम ऐसे ही हैं, अपने देश के लिए सब कुछ दे देते हैं, अपनी जवानी, अपना खून, अपना हर आने वाला कल। हम लड़ाई चाहने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की हिफाजत का समय जब आता है तो हम में हर इंसान सैनिक बन जाता है। अभी सिर्फ एक हफ्ते के भीतर पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला है, जिसमें 70 लाख ईरानी आगे आ चुके हैं और कह चुके हैं कि देश की हिफाजत के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। सीधी बात सुन लो, ईरानी सिर्फ बातें नहीं करते, अपने देश के लिए खून बहाते हैं। हमने पहले भी किया है, फिर करने को तैयार हैं। आखिर में उन्होंने लिखा, अगर तुम हमारे घर आओगे तो तुम्हें पूरा परिवार खड़ा मिलेगा, तैयार, हथियारों के साथ और डटकर सामना करने के लिए आ जाओ। और ईरान से खबर आई थी 4 दिन पहले कि ईरान में वॉलंटियर्स की नियुक्ति हो रही है। ईरानी नागरिकों से अपील की जा रही है। एक फारसी का शब्द है जाफदा, मतलब जान कुर्बान करने के लिए। और उसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि आप जंग के लिए तैयार रहिए अगर ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स उतरते हैं तो, और ज़मीनी जंग होती है तो एक तरह से उसी का इशारा ये जो स्पीकर हैं गलीबाफ कर रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में क्या होना है, अमेरिका अगर इसी तरह से हमले करते हुए ज़मीन पर उतरा तो क्या होगा? क्या अमेरिका वाकई ज़मीन पर लड़ाई लड़ना चाह रहा है, ग्राउंड ट्रूप्स उतारना चाह रहा है, या इसी तरह से बॉम्बिंग करके ईरान को, जैसा कि ऐलान किया है, बैक टू द स्टोन एज, उस तरह से बड़ी तबाही करने के लिए कोई विनाशकारी बम गिराने वाला है? इस पर भी तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब विनाशकारी बम बोलता हूं तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ईरान नहीं झुका 6 अप्रैल तक, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खाली किया उस तरह से जैसे अमेरिका कह रहा है, और अमेरिका ने जिस तरह से अपनी मिलिट्री में टॉप लीडरशिप में बदलाव किया है, तो एक क्या संकेत है? पूरी दुनिया इससे भी इन खबरों के बीच बिटवीन द लाइंस पढ़ने और समझने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं ये बताते हुए कि ईरान ने अमेरिका को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकी सैन्य विमानों को नुकसान पहुंचाया है। 6-7 ऐसे रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जिनकी कीमत बिलियन डॉलर होती है। सस्ते ड्रोन से $1 बिलियन के रडार सिस्टम को तबाह किया है। F-35 तक को टारगेट किया है। अमेरिकी अवैक्स विमान को तबाह किया है। और अब ये लड़ाई कहां जा रही है किसी को नहीं पता। फिलहाल नमस्कार।